हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमने कल चैप्टर किया था क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 आईसी इंडिफरेंस क्रो। उसका ये स्लोप है, स्लोप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से हम कैसे दिखाते। देखिए जो आईसी कर्व है उसका ढलान चेंज वाई अपॉन चेंज एक्स। इसमें देखिए चेंज वाई हमारा ये है 3 to 5 गुड वाई और 2 से 3 चेंज एक्स, यानी कि उसको गुड एक्स की एक इकाई ज़्यादा यूज़ करने के लिए अपनी वाई वस्तु में कमी करनी पड़ती है 2 इकाइयों की। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए बी अपॉन में बी सी। ठीक है, ए बी अपॉन में बी सी ये हमारा स्लोप है। तो इसमें हमारा 5 और 3, 2 5 में से 3 गया 2 और 2 में से 3 में से 2 गया 1। ओके, तो इसका स्लोप हमारे पास 2/1 यानी कि 2x की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग के रूप के फलस्वरूप 2 y की इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। ओके, तटस्थता कर्व के ढलान का ऋणात्मक ढलान का अभिप्राय यही है कि इसका ढलान बाएं से दाएं यानी कि नीचे की ओर ढलवा होता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इसका स्लोप एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसका स्लोप कैसा होता है, तो बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा होता है। तो हम इसको ऐसे ही निकालते हैं, चेंज वाई अपॉन में चेंज एक्स। ठीक है, ये देखिए तटस्थता कर्व का ढलान प्रतिस्थापन सीमांत की दर को व्यक्त करता है। ठीक है ना, तो ये वही है स्लोप है। MRS कर्व के थ्रू हम इसको दिखा सकते हैं, चेंज वाई अपॉन में चेंज एक्स। यहाँ पर गुड वाई ली हुई, यहाँ पर गुड एक्स ली हुई है। 0 से वाई गुड वाई, 0 to एक्स। तो ये भी वही है स्लोप। इसका स्लोप कैसा होता है, नीचे की ओर ढलवा होता है। ओके, बाएं से दाएं नीचे की ओर ऋणात्मक ढलान की अवस्था में होता है। तो ये वही कहता है कि चेंज वाई अपॉन में चेंज एक्स 2 अपॉन में 1 यह प्रतिस्थापन की सीमांत दर है जो तटस्थता कर्व का ढलान भी है। अर्थात MRS में ए एवं सी के बीच 2/2 यानी कि प्रतिस्थापन की दर मूल्य के पहले ऋणात्मक चिन्ह लिया जाता है। अतः हम इसको -2 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसके ऋणात्मक ढलान को सूचित किया जाता है कि MRS का ऋणात्मक ढलान तटस्थता कर्व नीचे की ओर ढलवा होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसको अगर एक्स एक्सिस की ज़्यादा इकाई यूज़ करनी है उसके लिए वाई एक्सिस की कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। देखिए देख सकते हैं आप, तटस्थता कर्व का ढलान ए एवं सी के बीच में है। ये ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में है। इनकी चेंज वाई अपॉन में चेंज एक्स, हमारे पास क्या आ गया, तटस्थता कर्व का ढलान 2 आ गया। MRS उपभोक्ता x की एक अधिक इकाई के लिए y की 2 इकाइयों का त्याग करने का इच्छुक है इसके अधिमान के अनुसार। ओके, कह रहा है कि अगर ये y की एक अतिरिक्त x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई यूज़ करेगा तो उसके लिए इसको गुड y की 2 इकाई त्याग करने को तैयार है। इसलिए हम इसको ऋणात्मक ढलान कर्व कहते हैं। ये बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा होता है। ओके स्टूडेंट, नीचे देखिए सीमांत प्रतिस्थापन की दर तटस्थता कर्व के समान है। वस्तु x की उस मात्रा को प्रकट करती है जो उपभोक्ता x वस्तु के एक अधिक इकाई के लिए त्याग करने को इच्छुक होता है। इस प्रकार चेंज y अपॉन चेंज x, चेंज y अपॉन में चेंज x तटस्थता कर्व स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच है। इसे उपभोक्ता के द्वारा स्वयं निर्धारित किया जाता है। ओके, ये वही चीज़ है कि MRS ऋणात्मक ढलान की ओर होता है कि मूल बिंदु की ओर होता है। उसका रीज़न यही है स्टूडेंट्स कि अगर हमें एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई चाहिए तो दूसरे वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का त्याग करना पड़ता है। ओके, ये देखो, ये फिर से हम इसके थ्रू अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं हम। ये हमारा क्या नाम है O6 पर 1 से लेकर 6 पर है, फिर हमारा 5 पर है, 4 पर है, ये अलग अलग। ठीक है, x और y के अलग अलग पॉइंट ले लिए हैं। 2 सबसे पहले लिया 2 और 6, फिर हमने लिया कॉम्बिनेशन 3 और 5। ठीक है, इस तरह से हम चेंज y अपॉन चेंज x को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वही है चेंज y अपॉन चेंज x। इसको हम कहते हैं कि तटस्थता को नीचे की ओर हो जाते हैं। MRX में गिरने की प्रवृत्ति तटस्थता को मूल बिंदु की ओर तो होता है। अब देखिए इसकी आती हैं
उन्नोदर होता है क्योंकि तटस्था कर्व की ढलान में गिरने की प्रवृत्ति पाई जाती है जो हम तटस्था कर्व के नीचे के बाएं से दाएं की ओर होते हैं। सीमांत प्रतिस्थापन की दर में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस MRS का मतलब ये होता है गिरने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तटस्था कर्व के समूह को प्रकट करता है जो कि एक दूसरे के ऊपर हैं। एक रेखा चित्र में तटस्था कर्व को समूह तटस्था मानचित्र भी कहलाता है। ये देखिए स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि तटस्था कर्व मानचित्र कौन सा कहलाता है, जिसमें हम समूह को प्रकट करते हैं कि यानी कि IC1, IC2, IC3, IC4। ठीक है, जितना ऊपर हमारा IC कर्व जाता जाएगा उतना ही उपभोक्ता को ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी। देखिए, ठीक है, IC1 की तुलना में IC2 संतुष्टि के उच्च स्तर को प्रकट करता है और 3 की तुलना में 4 जो है अधिक संतुष्टि को प्रकट करता है। ठीक है, जितना ऊंचा होगा इंडिफरेंस कर्व उतनी ही ज़्यादा संतुष्टि को प्रकट करेगा। ओके, सेम वही चीज़ इसमें बता रखी है कि तो उच्च तटस्था कर्व संतुष्टि के उच्च स्तर को व्यक्त करते हैं। इसमें IC1 से ज़्यादा IC2 पर कोई भी कंज्यूमर है उसको यहाँ पर ज़्यादा संतुष्टि मिल रही है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा यूटिलिटी उसको गेन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है भाई। ठीक है, C बिंदु जो है B बिंदु के दाएं और ऊपर स्थित है, इसका नहीं बिंदु B की तुलना में C संतुष्टि के उच्च स्तर को प्रकट करता है क्योंकि IC1 और IC2 एक दूसरे को काट रहे हैं, असंगत परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो A तथा B IC1 पर, इसका अर्थ है A = B संतुष्टि स्तर के रूप में है। A एवं C IC2 पर, इसका अर्थ है A = C संतुष्टि के रूप में। A = B, A = C। ठीक है, B से ज़्यादा संतुष्टि उसको C कर्व पर प्राप्त हो रही है, इसलिए अगर हम काटते हैं IC कर्व को तो हमें असंगत परिणाम प्राप्त होते हैं क्योंकि B से ज़्यादा संतुष्टि उसको C पॉइंट पर मिल रही है। ओके, ये बात ये कह रहा है इसमें। उसके बाद देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स या कह सकते हैं, विशेषताएं कह सकते हैं IC कर्व की। तो यही है प्रॉपर्टीज़, ये बाएं से दाएं नीचे को ढलवा होता है। क्यों होता है मैंने वो आपको बता दिया है, चेंज Y अपॉन चेंज X। अगर वो X वस्तु के ज़्यादा इकाई यूज़ करना चाहता है तो Y वस्तु की 2 इकाइयों का त्याग करना पड़ता है, इसलिए ये बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा होते हैं। तटस्था कर्व का ढलान MRX को व्यक्त करता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को व्यक्त करता है। नीचे है MRS घटता है तो हम तटस्था वक्र नीचे की ओर आ जाता है, इससे तटस्था मूल बिंदु की ओर आ जाता है। ऋणात्मक ढाल होता है ना कि एक वस्तु की हम ज़्यादा इकाई यूज़ करेंगे तो दूसरे वस्तु की इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। तो हाँ, वही है, एक तटस्थ मानचित्र में ऊंचा तटस्था कर्व ऊंचे स्तर को व्यक्त करता है कि जितना IC कर्व जितना ऊंचा होता जाएगा उतना ही हमें ज़्यादा संतुष्टि मिलेगा। ये एक दूसरे को काटते नहीं हैं, दो वस्तुओं का उपभोग किया जाता है जब तटस्था कर्व न तो X अक्ष को और न ही Y अक्ष को छूते हैं। ठीक है, ये टच भी नहीं करते हैं, जो हमने देखा था ना पीछे, देखो ये रहा, ना तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, जितना ऊंचा संतुष्ट IC कर्व होगा उतनी ज़्यादा संतुष्टि कंज्यूमर को मिलेगी। तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। उसके बाद हमारे पास है बजट लाइन। बजट लाइन में भी हम दो वस्तुओं के संयोग को प्रकट करते हैं। मान लीजिए उपभोक्ता का बजट 60 है और वस्तु 1 और वस्तु 2 पर खर्च करना है, तो सेब की प्रति इकाई कीमत 2 रुपये है और संतरे की कीमत 1 है। तो उसके अनुरूप गुड 1 गुड का समूह हमें मिलता है, उसको हम देखिए इसके अनुरूप देखते हैं। वस्तु 0, 10, 20, 30 इस की वस्तु 2 की इकाइयाँ हैं, 60, 40, 20 और 0। दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को व्यक्त करता है जो जब वस्तु की कीमत एवं उपभोक्ता की आय दी हुई होती है। इसको हम देखिए डायग्राम के थ्रू आपको इजीली समझ में आएगा। देखो ये रहा, दो वस्तुओं की संभावना संयोग को प्रकट करता है। ये बजट लाइन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी डेफिनेशन हमेशा पेपर में आती है। सॉरी, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसी में आती है ये। बजट लाइन को हम दूसरा है प्राइस लाइन भी कहते हैं, ये नोट कर लेना स्टूडेंट। बजट लाइन को प्राइस लाइन भी कहते हैं। यहाँ पे गुड 2 है, देखो 60 है, गुड 1 30 है, तो इस तरह हम इसकी कीमत निकाल सकते हैं 60 अपॉन में 30। ठीक है, आपको देखो ये रहा,
कि एक वस्तु की कीमत 2 रुपये प्रति इकाई, 2 वस्तु की कीमत 1 रुपये प्रति उपभोक्ता पास खर्च करने के लिए 60 है। उसके अनुसार यदि समस्त धनराशि एक वस्तु पर खर्च की जानी है तो अधिकतम हमारे पास 30 इकाइयाँ हैं। यदि समस्त धनराशि दोनों वस्तुओं पर खर्च की जाती है तो वस्तु की अधिक 60 इकाइयाँ ही खरीद सकता है। गुड 2 की वो अधिकतम 60 इकाइयाँ खरीद सकता है, गुड 1 की 30 इकाइयाँ खरीद सकता है। ओके, तो वह रेखा जो वस्तु 1 और वस्तु 2 के विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है तो अपने बजट एवं वस्तु 1 की दी हुई कीमतों पर उपभोक्ता खरीद सकता है। तो बजट रेखा के किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता अपनी समस्त आय वस्तु 1 या वस्तु 2 पर दोनों पर खर्च कर सकता है। It is a line showing different possible combination of good 1, good 2 which is a consumer can buy given his budget and the price of good 1, good 2 anywhere on the budget line. Consumer is spending his entire income either on good 1 and good 2. Okay. ए भी प्रकट कर रही है कि वो अपना वस्तु 1 की 30 इकाइयाँ और वस्तु 2 की 60 इकाइयाँ ले सकता है। देखो ये रहा, ठीक है। ए बी जो लाइन है हमारी वो प्रकट करती है कि गुड 1 की वो 30 इकाइयाँ ले सकता है, गुड 2 की 60 इकाइयाँ ले सकता है। तो इस तरह हम इसमें दिखा सकते हैं वस्तु 1 की इकाई की कीमत वस्तु इज इक्वल टू वस्तु 2 की इकाइयों की कीमत P1 अपॉन P2। P1 हमारी 60 थी, P1 2 हमारी 30 थी, तो ये हमारा आ गया 2 1 अपॉन वस्तु 1 2 के बीच के कीमत के अनुपात को दर्शाती है। ओके, बजट रेखा वह है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाती है, वही है गुड 1 और गुड 2। ठीक है, ये हमारा वही है। कीमत रेखा ढलान निकालने के लिए हमें चेंज y अपॉन में चेंज x। ओके, चेंज y 20 माइनस 30 माइनस 20 10 है और हमारा चेंज x जो है 15 माइनस 20 माइनस 15 हमारे पास 5 है। तो 10 अपॉन में 5 ही हमारा 2 आ गया। रेखा का ढलान कहता है वस्तु की एक अधिक इकाई प्राप्त करने के लिए वस्तु y की हमें 2 इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, ये बजट रेखा का ढलान हम निकालते हैं चेंज y अपॉन में चेंज x। ठीक है, पूरी कीमत रेखा पर स्थित सरल रूप से, क्योंकि एक सीधी रेखा है, कीमत रेखा को सीधी रेखा के रूप में जाना जाता है। px अपॉन py के बाजार में दिया माना जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि बजट रेखा फॉरवर्ड आगे की ओर खिसक जाती है, ढलान में परिवर्तन आता है, पीछे की ओर भी खिसक जाती है जब इसके ढलान में विपरीत परिवर्तन आता है। ये देखिए बजट रेखा हमारे पास गुड 2 60 था, गुड 1 30 था, उसके बाद गुड 2 हमारा 120 हो गया, उसके बाद 60 हो गया। इसी के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं 0 वस्तु 1 ली हुई है, ये 2 ली हुई है। ठीक है, उसमें देखो अगर हमें MRS निकालना है, ठीक है, PX अपॉन में PY चेंज MRS हमारा चेंज Y अपॉन एक्स, PX अपॉन PY इज इक्वल टू चेंज Y अपॉन में चेंज X। ठीक है, PX अपॉन PY किसके बराबर था MRS के। ठीक है, तो इज इक्वल टू चेंज Y अपॉन चेंज, इसको हम ये हमारा MRS जो है ना, ये हमारी कोई भी रेखा है, बजट रेखा है जैसे, तो उसके ढलान को व्यक्त करता है। ढलान हम कैसे निकालते हैं चेंज Y अपॉन चेंज x को करके, कि हम एक चीज़ की अगर ज़्यादा इकाइयाँ यूज़ करते हैं तो दूसरी की हमें उसके बदले त्याग करना पड़ेगा। MRS हमेशा ये दिखाता है हमें। ठीक है, तो ये देखो PX अपॉन PY MRS इज इक्वल टू चेंज Y अपॉन चेंज x, तो हम इन दोनों को इक्वल रख देंगे। PX अपॉन PY इज इक्वल टू चेंज Y अपॉन चेंज x। ठीक है, चेंज y अपॉन चेंज x वस्तु उस इकाई से जो उपभोक्ता x की एक प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए त्याग करने के लिए इच्छुक है, वस्तु x की मात्रा खरीदने के लिए। x की मात्रा खरीदने के लिए y वस्तु की जो मात्रा त्याग करने के लिए तैयार है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं चेंज y अपॉन में चेंज x। ये उसका वही डिफाइन किया हुआ है, x की अतिरिक्त इकाई यूज़ करने के लिए y की त्याग करने को तैयार है। ओके, ये वही है तटस्थता कर मूल बिंदु के इनोदर क्यों होता है, क्योंकि PX अपॉन PY। ठीक है, घटती हुई सीमांतर को व्यक्त करती है। इसमें ये नोट कर लीजिएगा, इसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कर्व भी कहते हैं,
क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्यों? क्योंकि ये घटती हुई सीमांत उपयोगिता को दिखाता है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता को दिखाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है भाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसका नाम पूछ लिया जाता है कि इसको हम दूसरे किस नाम से पुकारते हैं, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। क्यों? क्योंकि वही है कि किसी भी चीज़ का हम निरंतर उपभोग करेंगे तो उसकी जो अगली इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता होगी वो घटती चली जाएगी। इसका एग्जांपल मैं छोटा सा देती हूँ आपको। मान लीजिए आपको बहुत तेज़ भूख लगी है, तो आपने उसके लिए एक चपाती खाई, एक रोटी खाई, फिर आप दूसरी खाओगे, तीसरी खाओगे, तो जितनी खाते आप चले जाओगे तो उसके लिए संतुष्टि आपकी घटती चली जाएगी। ठीक है, जो टेस्ट आपको शुरू वाली में आया था वो दूसरी वाली में नहीं आएगा, जो दूसरी वाली में आया था वो तीसरी वाली में नहीं आया था। तो ये हमारा घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कि जो पहली इकाई हम यूज़ करते हैं उसके बाद निरंतर उपभोग करते हैं तो उनसे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो घटते चली जाती है। ठीक है, उपभोक्ता संतुलन को रेखा चित्र के द्वारा दिखा सकते हैं हम। ये हमारा गुड वाई है, ये गुड एक्स है। ठीक है, ये हमारी 30 इकाइयाँ हैं, इसकी 15 है। ठीक है, इसकी वो 13 इकाइयाँ यूज़ कर रहा है, इसकी 15। तो क्यू पॉइंट पर हमें सेटिस्फैक्शन है, तो हम इसको निकाल सकते हैं पी एक्स अपॉन में पी वाई, 30 अपॉन में 15, तो हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी इकाइयाँ खरीद कर वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये देखो 60 आय पर वस्तु की एक्स की 15 इकाइयाँ खरीद रहा है और 2 इकाई प्रति कीमत पर वस्तु की 30 इकाइयाँ खरीद रहा है। तो एस संतुलन बिंदु नहीं हो सकता क्योंकि जबकि यह उसी आय से पर स्थित है जिस पर क्यू, क्योंकि यह अपेक्षा क्षेत्र से असंबंधित है। तो क्यू हमारा बिंदु जो है सेटिस्फैक्शन पॉइंट है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था। यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके मैं MCQ आपको बाद में कराऊंगी। ठीक है, तो ये इसके MCQ हैं, दूसरी वीडियो में डालूंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मैंने ग्रुप बना रखा है तो उसमें आप शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम लिख के। कोई भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल फ्रीली पढ़ाऊँगी आपको। कोई भी डाउट है पूछ लीजिएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आई रिक्वेस्ट। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।